वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 27 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और आज का जो क्लास है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपका आज का मोटिवेशन कोट है, लक्ष्य। अगर यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, धोखा और धक्के मायने नहीं रखते। अगर आपके लिए आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, जिसे आप जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को, जिस भी जगह को आप हासिल करना चाहते हैं, अगर उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़े, कुछ दर्द सहने पड़े या कुछ ताने सुनने पड़े, तो आप उनको सुनिए और अपने लक्ष्य के लिए अटूट बने रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको लक्ष्य भी ज़रूर मिलेगा। और आपका लक्ष्य जब आपको मिलेगा तो जितने भी लोग आपको ताने देने वाले थे, जितने भी लोगों ने आपको गलत कहा था, उनको अपने आप बिना बोले आप मौन रहकर जवाब दे सकते हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं। अगर आप स्मार्ट भी हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, पर अगर मेहनत नहीं करते तो मेहनत हर चीज़ को मात दे सकता है। तो मेहनत करिए और ज़रूर अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे आप। तो 27 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो अभी यूएसए के राष्ट्रपति नए बने डोनाल्ड ट्रंप, ये कई घोषणाएं कर रहे, घोषणा वीर बन चुके हैं ये। तो यूएसए है, इसने OECD डील से बाहर होने की घोषणा की। यूएसए यहाँ के 47वें क्रम के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप बने थे। इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी। जन्म से नागरिकता समाप्त होगी, अर्थात जो जन्म जिसका नागरिक का अमेरिका में होगा, अमेरिका का नागरिक है, तो जन्म से नागरिकता समाप्त होगी, इसकी भी घोषणा की है इन्होंने। ये लागू होते हैं या नहीं आगे यह पर देखेंगे, लेकिन अभी केवल घोषणाएं की गई। लेकिन यहाँ की कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है कि जन्म से नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। WHO से बाहर होने का निर्णय लिया इन्होंने। और पेरिस समझौता है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो COP21 में हुआ था, तो पेरिस समझौते को भी रद्द, पेरिस समझौते से भी बाहर होने की बात कर रहे हैं। और अवैध प्रवासी है जो यूएसए में आए हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। और जो OECD अर्थात आर्थिक विकास एंड सहयोग संगठन है, जो आर्थिक विकास और सहयोग संगठन OECD, इससे भी बाहर होने के लिए इन्होंने बात कही है। और OECD क्या है? तो ग्लोबल टैक्स डील है यह। और यूएसए ने ही आगे रहकर, जब यहाँ पर पिछले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस OECD डील को किया था और अमेरिका ने ही आगे रहकर यह प्रस्ताव रखा था अन्य देशों के साथ में, जो बाइडेन के द्वारा। तो जो ग्लोबल टैक्स डील है, इससे बाहर होने का कहा है। और ग्लोबल टैक्स डील क्या है? तो जो वैश्विक स्तर पर कंपनियां हैं, उन्हें मिनिमम 15% टैक्स मिनिमम देने का था, कि जो कंपनियां वर्ल्ड और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, उन कंपनियों को मिनिमम 15% टैक्स देना होगा। और 2021 में OECD समझौता होता है। और इससे अभी अलग होने की घोषणा ही किसने कर दी है? यूएसए ने। जबकि इसको करवाने वाला ही, लाने वाला ही कौन था? यूएसए था। और यहाँ के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने इससे बाहर होने की घोषणा की है। यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो JD वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति बने। यूएसए के राष्ट्रपति की शपथ कब ली थी? तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। और इन्हें शपथ दिलाने वाले जॉन रॉबर्टसन थे। जॉन रॉबर्टसन यहाँ के न्यायपालिका के प्रमुख है, जॉन रॉबर्टसन, इन्होंने इन्हें जो है शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? और नीति आयोग ने पहली बार जारी किया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है। फर्स्ट संस्करण है यह राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का। नीति आयोग के द्वारा नई दिल्ली से इसे जारी किया गया है। और इसे जारी करने के समय अरविंद पनगड़िया जी, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, BVR सुब्रमण्यम जी, जो कि नीति आयोग के CEO है, और सुमन बेरी, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, यह भी उपस्थित थे। और नीति आयोग के द्वारा नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। अगर बात करें टॉप पर कौन रहा है, तो इसमें 3 श्रेणियों में बांटे गया है। तो अचीवर्स श्रेणी में टॉप पर कौन रहा है? तो उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है इसमें। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात रहा है अचीवर्स श्रेणी में। फ्रंटियर श्रेणी में यह यूपी और मध्य प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पर है।
और ओवरऑल सूची में देखेंगे तो यह 7वें और 9वें स्थान पर है। फ्रंटियर में यूपी और एमपी है। जो फ्रंटियर सूची है या जो फ्रंटियर जो इसमें 3 भागों में बांटा है, तो जो फ्रंटियर है इसमें यूपी और एमपी को शामिल किया गया है। और परफॉर्मर श्रेणी है, परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान और बिहार, राजस्थान 12वें नंबर पर है और जो बिहार है यह 13वें नंबर पर है। तो 5 सबसे टॉप अचीवर्स श्रेणी में कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंटियर श्रेणी में यूपी और एमपी है और परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान और बिहार है 12वें और 13वें क्रम के। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में भारत जो सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रदर्शन किसने किया है अचीवर्स में? तो उड़ीसा के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम वर्तमान में मोहन चरण मांझी जी है। और अभी हाल ही में हाथ खर्चा योजना है वह किसने, माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की थी? तो यह भी उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में देखने को मिलता है। और चिल्का झील कहाँ पर है? तो यह भी उड़ीसा में है, चिल्का झील। और भारत की पहली आर्द्रभूमि साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील थी। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, चिल्का झील। और उड़ीसा का कौन सा स्थान है जहाँ से मिसाइलों की टेस्टिंग होती है? तो जो चांदीपुर स्थान है, जो चांदीपुर है उड़ीसा का, यहाँ से मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। और इसके अतिरिक्त एक और कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है। तो अब्दुल कलाम द्वीप से भी जो मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। और एक और जगह कौन सा है? तो जो राजस्थान का पोखरण है, यहाँ से भी मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है। और यहीं पर हमने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। 1998 में हमारा सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई को और 13 मई के तारीख को। इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टरमी का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से इसका संबंध है। क्वार्टरमी यह जीवित दवा है। जीवित दवा का मतलब क्या है? तो हम देखेंगे। क्वार्टरमी जीवित दवा है और इसे मान्यता प्रदान कर दी गई है रक्त कैंसर के उपचार के लिए। और रक्त कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और हमने कुछ समय पहले जो देखा था CAR-T सेल थेरेपी, तो इस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसका फुल फॉर्म में क्या है? तो कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी इसका फुल फॉर्म है, CAR-T सेल थेरेपी का। और रक्त कैंसर जो होता है उसके इलाज के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो जीवित दवा का दर्जा दिया गया है। जो क्वार्टरमी दवा है इसे जीवित दर्जा मिला है। जीवित दवा का दर्जा मतलब क्या होता है? तो रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिका को बाहर निकालकर संशोधित करके वापस रोगी में प्रवेश कराया जाता है। जो रक्त कैंसर हुआ है, मोसी जो कैंसर से प्रभावित कोशिका है, उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है और इन्हें संशोधित किया जाता है और इन्हीं कोशिकाओं को पुनः शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो यही कोशिकाएं प्रवेश करके जो अन्य कोशिकाएं कैंसर की, उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इसलिए इसे जीवित दवा का दर्जा दिया गया है। तो रोगी के शरीर से ही कोशिकाओं को निकालकर ग्रसित और उन्हीं का ही ट्रीटमेंट करके और संशोधित करके पुनः रोगी के शरीर में उन्हें प्रवेश करा दिया जाता है। इसलिए इसे जीवित दवा कहा गया है। ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है? तो जो ब्लड कैंसर है उसे ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। और अभी हाल ही में कैंसर की वैक्सीन किसने खोज ली है और अपने यहाँ के नागरिकों को वह मुफ्त में लगाने वाला भी है वैक्सीन कैंसर की, जो लंग्स कैंसर है उसके लिए। तो रूस ने अभी लंग्स कैंसर की जो वैक्सीन है इसकी खोज कर ली है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। और वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर है जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। जो रामसर कहाँ पर? तो ईरान के जो रामसर शहर में कन्वेंशन होती है आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। तो अभी तक केवल जो साइट है, कुछ स्थानों को शामिल किया जाता है आर्द्रभूमि के रूप में, लेकिन अब शहरों को पहली बार वेटलैंड शहरों की सूची जारी की गई है और शहरों को वेटलैंड के रूप में शामिल किया है। तो पहली बार भारत के उदयपुर और इंदौर को इसमें शामिल किया गया है। जो वेटलैंड सिटी है यह फर्स्ट बार इसमें वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है शहरों को। इसमें कुल 74 शहरों को शामिल किया गया है वेटलैंड सिटी के अंदर। और इसके सबसे ज़्यादा शहर किस देश के? तो चीन के 22 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और भारत के 2 शहरों उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश, इन दोनों को शामिल किया गया है जो वेटलैंड शहर है उनकी सूची में। इंडिया के 2 शहरों को शामिल किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर भूजल वेटलैंड है। अगर बात करें रामसर स्थल भारत में कितने हैं वर्तमान में? तो
तो 85 85 रामसर स्थल है वर्तमान में। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य के हैं अभी, तो तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल है, तो 15 स्थल शामिल है अमूर्त धरोहर में। 15 अर्थात जो जिन्हें टच नहीं किया जा सकता अमूर्त धरोहर, जैसे गरबा अभी नवीनतम कौन सी अमूर्त धरोहर है यूनेस्को में शामिल होने वाली, तो यह गरबा है। सांस्कृतिक धरोहर कितनी हमारी 35 है। और अभी नवीनतम कौन सा शामिल हुआ है, तो मोइदम को शामिल किया गया है, जो कि अहोम साम्राज्य से संबंधित है, असम में स्थित है मोइदम। और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल है यूनेस्को की, तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। और भारत में है कितने कुल बायोस्फीयर रिजर्व, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है यूनेस्को की मेन एंड बायोस्फीयर सूची में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो इस 26 जनवरी को हमने हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 2025 इस बार हमने 76वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया है। पहली बार हमने हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हमारा गणतंत्र दिवस है जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को मनाया था। और इस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे पहली बार हमारे गणतंत्र दिवस पर, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो सुकर्णो साहब थे उस समय के, यह हमारे चीफ गेस्ट थे। और 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, या इसी तारीख को हमने संविधान को क्यों लागू किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहाँ पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य रखा था। और पूर्ण स्वराज जो पूर्ण तरह से स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का पहली बार कहाँ पर आयोजन हुआ था, या पहली बार हमने कब मनाया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया था। तो 26 जनवरी की जो तारीख है इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया और इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया। अगर बात करें झांकी और जो परेड है, यह कर्तव्य पथ पर जो रिपब्लिक डे इस दिन झांकी और जो परेड होती है ये कहाँ पर निकलती है, तो कर्तव्य पथ पर इनका आयोजन होता है। और सलामी कौन देता है इन्हें, जो परेड होती है वहाँ पर, तो राष्ट्रपति सलामी देते हैं। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट है कौन से थे 76वें गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक दिवस पर, तो प्रोबो सुबियांतो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और हमारे इस बार के चीफ गेस्ट थे यह। और अभी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश भी कौन सा बन गया है, तो यह इंडोनेशिया बना है। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था, तो यह फिलीपींस था। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है 76वें रिपब्लिक डे की, तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम है। परेड का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पर, परेड का नेतृत्व तो जो लेफ्टिनेंट जनरल है भवनीश कुमार, जो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जी है, इन्होंने द्वारा जो परेड का नेतृत्व किया गया था। और फर्स्ट बार यहाँ पर 3 सरकारी स्कूलों के बैंड ने भी भाग लिया था परेड में। अगर बात करें झांकियों की, तो उत्तर प्रदेश ने किसका झांकी के रूप में किसका प्रदर्शन किया है, तो महाकुंभ का प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश ने। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो मौसम विज्ञान संगठन है, इसने अपने 150वीं जयंती या 150वां स्थापना दिवस होने पर फर्स्ट बार जो अपनी झांकी प्रदर्शित की थी यहाँ पर। और मध्य प्रदेश ने किस थीम पर, तो जो चीते मध्य प्रदेश में लाए गए हैं अफ्रीका महाद्वीप से, तो चीतों की थीम पर मध्य प्रदेश की झांकी यहाँ पर बताई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण सम्मान से 7 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक मरणोपरांत श्रीमती शारदा सिन्हा जी है जो बिहार से संबंधित है और छठ पूजा में इनके गीतों को प्रमुखता से गाते हुए आप देख सकते हैं श्रीमती शारदा सिन्हा जी के गीतों को। पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं, कुल कितने पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, तो 139 पद्म पुरस्कार अवार्ड इस बार दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। और कुल कितने 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। अगर पद्म भूषण की बात करें, हम अगर पद्म विभूषण की बात करें तो इस बार किन 7 व्यक्तित्व को मिला है, जिनके नाम तो आपको याद करना ही है। वासुदेवन नायर जी, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है और केरल के रहने वाले। ओसामू सुजुकी, अभी कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था और कहा था कि भारत में कार क्रांति के जनक ओसामू सुजुकी है, तो यह जापान के रहने वाले, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा जी जो कि बिहार से संबंधित है और छठ पूजा पर इनके भजन और भोजपुरी में आप इनके गाने सुन सकते हैं विदाई से जो संबंधित है। लक्ष्मी नारायण जी सुब्रमण्यम, इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण।
कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कुमुदनी रजनीकांत लखिया यह गुजरात की रहने वाली है और कला से संबंधित है, इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। श्री जगदीश सिंह खेहर, इन्हें दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं श्री जगदीश सिंह खेहर। और नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और तेलंगाना के ये रहने वाले। तो इन सातों के आपको नाम याद रखना है। वासुदेवन नायर जी को साहित्य में, ओसामू सुजुकी जापान के रहने वाला है, शारदा सिन्हा जी बिहार से, लक्ष्मी नारायण जी सुब्रमण्यम, कुमुदनी रजनीकांत लखिया जी गुजरात से हैं कला के क्षेत्र में, श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक क्षेत्र में और नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में तेलंगाना से है। तो इन सातों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर पद्म भूषण की बात करें, प्रमुख पद्म भूषण किसे दिया गया है तो विवेक देवरॉय, जतिन स्वामी, यह सत्रिया नृत्य से संबंधित है जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व है विवेक देवरॉय, जतिन गोस्वामी, PR श्रीजेश जो कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी है गोलकीपर, और शेखर कपूर जो कि कला क्षेत्र से आते हैं, और सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो इन व्यक्तित्वों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से R रविचंद्रन अश्विन जी, अरिजीत सिंह जी और चंद्रकांत सोमपुरा जी जो कि राम मंदिर के वास्तुकार है, इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। तो ये अवार्ड आपको याद रखना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जो पद्म विभूषण, जो पद्मश्री इंपॉर्टेंट थे उनके नाम हमने देखे, और जो पद्म भूषण है इनके जो इंपॉर्टेंट नाम थे उनको भी हमने देखा है। सिलक्यारा सुरंग जो उत्तराखंड में घटना हुई थी जिसमें हमारे 41 जो मजदूर भाई है यहाँ पर फंस गए थे, तो इसमें रेट माइनर्स अर्थात जो हाथ से जिन्होंने वहाँ पर खुदाई की थी तो इन्हें रेट माइनर्स के नाम से जानते हैं, चूहा खदान के नाम से जानते हैं, रेट माइनर्स के नाम से। और इन्हें 12 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, उन 12 रेट माइनर्स को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के इस बार विजेता कौन है? जेनिक सिनर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह साल का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है और हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। इसका शुभारंभ कब से होता है, कब से स्टार्ट होता है? तो 1905 में पहली बार इसका आयोजन हुआ है, 1905 से स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता देखिए अगर मेल और फीमेल में, तो मेल में इसके विजेता इस बार के जेनिक सिनर है जो कि इटली के रहने वाले हैं, और फीमेल में कौन है? तो मेडिसिन कीज, जो मेडिसिन कीज है यह फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता है जो कि USA की खिलाड़ी है। और इन्हें किन्हें हराकर यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? तो आर्यन सबलेंगा को इन्होंने पराजित किया है। इनके नाम भी याद रखने आपको। जेनिक सिनर इन्होंने किसे हराकर जीता है? तो जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्हें हराकर जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जो कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, और 1905 से यह प्रारंभ हुआ था। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह 1905 से प्रारंभ होता है। कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये 4 प्रतियोगिताएं होती है। जो US ओपन है यह अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वर्ष का। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो जो विंबलडन है यह 1877 में प्रारंभ होता है, और सबसे पुराना हमारा ग्रैंड स्लैम विंबलडन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया है। 24 जनवरी, 25 जनवरी और 24 जनवरी, 25 जनवरी और 23 जनवरी की अगर हम बात करें कि इस दिन हमने कौन कौन से दिवस मनाए, तो 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में होती है, और इसका इस बार यह 76वां वर्ष था स्थापना का उत्तर प्रदेश का। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष मनाया गया। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 1971 को यह राज्य के रूप में स्थापित होता है, और इसके लिए 1970 का एक्ट आया था, और 18वें राज्य के रूप में यह भारत में शामिल हुआ था, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है राज्य। 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस मनाया है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस मनाया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने 24 दिसंबर को मनाया है।
23 दिसंबर के दिन हमने कौन सा दिवस मनाया था, 24 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था, 25 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था और 26 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था, ये बताना है। तो 23 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस, जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, किसान दिवस कब मनाया था हमने 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर के दिन हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया था, उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 25 दिसंबर को हमने सुशासन दिवस मनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और 26 दिसंबर को हमने वीर बाल दिवस मनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने 25 मई, इस बार 25 मई को घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया पहली बार इस बार, तो 25 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। और 30 मई को क्या मनाया गया है, तो आलू दिवस कब मनाया गया है, 30 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है, तो जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की जो रिलायंस इंडस्ट्री ने घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और जामनगर गुजरात में यह स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर। और जो डेटा सेंटर स्थापित करने में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होगी, जो यहाँ पर सामान की आवश्यकता होगी, वह किससे खरीदे जाएंगे, तो जो एनवीडिया कंपनी है इससे खरीदने वाला है रिलायंस समूह। और इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 गीगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। गीगावाट अर्थात 10⁹ होता है, तो 1 गीगावाट इसकी क्षमता होगी डाटा सेंटर की। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आधार पर यह संचालित होगा। भारत में फर्स्ट बार तटीय और वेंडर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर हुई है, तो गुजरात से अभी प्रारंभ हुई थी भारत में पहली बार तटीय और वेंडर पक्षियों की जनगणना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुजरात के कच्छ से ही अभी सबसे बड़े जो जीवाश्म है सांप के, वो हमें मिले थे। कहाँ से, जो कच्छ गुजरात है वहाँ से हमें सबसे बड़े जो सांप के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है, तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। जैसलमेर में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का, ऑपरेशन सर्द हवा यह बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और सर्दी के समय में, सर्दी में जो कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए, अर्थात जो सर्दी के समय में कोहरा होता है वहाँ पर जो दूरदृष्टि या जो दिखाई देना होता है दूर तक, वह दिखाई नहीं देता है स्पष्ट, तो जो कुछ घुसपैठिए यह भारत में एंट्री कर जाते हैं जैसलमेर वाले क्षेत्र से। तो सर्दी में कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए जैसलमेर में प्रारंभ किया है ऑपरेशन सर्द हवा। बीएसएफ की अगर बात करें तो ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश पर अपनी सेवा देते हैं और जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं। कुछ ऑपरेशन है उनको देख लेते हैं हम। ऑपरेशन पोलो यह 1948 में प्रारंभ किया था हैदराबाद का भारत में विलय के लिए। और हैदराबाद को कब, 17 सितंबर को भारत में विलय किया गया था, इसलिए अभी गृह मंत्री जी ने 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में यह प्रारंभ किया गया था, जो लिट्टे संगठन था उसके विरुद्ध 1987 में। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को फतेह किया था, इसके तहत 1984 में। ऑपरेशन कैक्टस यह मालदीव में चलाया था, यहाँ पर तख्ता पलट को रोकने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा में प्रारंभ किया था पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में यह अमृतसर में प्रारंभ किया था स्वर्ण मंदिर में जब आतंकवादी छुपे थे। ऑपरेशन मैत्री हमने नेपाल में प्रारंभ किया था नेपाल की जो सहायता के लिए यहाँ पर भूकंप के बाद। ऑपरेशन अजय इजराइल में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में प्रारंभ हुआ था। और ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में प्रारंभ किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को पुनः लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपको अच्छी लगी हो करंट अफेयर्स की क्लास, अगर आपको कुछ सीखना मिला हो और आपकी टाइम सेव हुआ हो इस क्लास से, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा क्लास को और वीडियो को लाइक करिएगा। पहला प्रश्न है, अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डेविड बेकहम, डायने वोन और रिकेन यामामोटा, इन तीनों को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और कहाँ पर इसकी बैठक होती है शीतकालीन, तो दावोस में इसकी बैठक होती है स्विट्जरलैंड में शीतकालीन। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो शीर्ष स्थान एप्पल को मिला है इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन
हुआ है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को कहाँ से लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया है हमने, 24 जनवरी को। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है, तो अनुजा फिल्म के द्वारा नामांकन हुआ है। हाल ही में 27वें अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो भारत में इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। हाल ही में पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का। हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है, तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद स्मार्टफोन बना है और पहला है ऑटोमोटिव डीजल ईंधन। अब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है, तो यह USA के द्वारा की गई है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो छत्तीसगढ़ को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टिम का संबंध किससे है, तो यह किससे, स्तन कैंसर से संबंधित, ये किससे संबंधित है, तो रक्त कैंसर से यह संबंधित है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो उदयपुर और इंदौर इसमें शामिल हुए हैं। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऐसे तो 7 व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है, लेकिन मरणोपरांत श्रीमती शारदा सिन्हा जी, ओसामू सुजुकी और वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है पुरुष एकल का खिताब। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, जामनगर गुजरात में। BSF ने ऑपरेशन शरद हवा का आयोजन कहाँ पर किया है, राजस्थान के जैसलमेर में प्रारंभ हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।